Hello everyone, I am your bio faculty Aditi. Today I am going to start our new class of chapter Sexual Reproduction in Flowering Plant. बच्चों हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, ये हमारी 3rd क्लास है जो आज शुरू होगी। लास्ट क्लास में हमने पोलिनेशन से रिलेटेड पढ़ा था। पोलिनेशन में क्या देखा था हमने? विंड पोलिनेशन देखा था। आज हम हाइड्रोफिली से शुरू करेंगे, मतलब वाटर पोलिनेशन से हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। हाइड्रोफिली, आपको ध्यान रखना होगा जो वर्ड लिखा हुआ है बच्चों हाइड्रोफिली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वाटर पोलिनेशन। एक मिनट, पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। दिस वन इज राइट। इसका मतलब क्या होता है? वाटर पोलिनेशन। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप एबायोटिक पोलिनेशन की बात करोगे उसमें आपका वाटर पोलिनेशन आएगा और विंड पोलिनेशन आएगा। क्वेश्चन अगर ये आ जाए ज़्यादा फ्लोवर में मैक्सिमम प्लांट में विंड पोलिनेशन होता है या वाटर पोलिनेशन होता है, प्लांट किसे प्रीफर करेंगे, विंड पोलिनेशन को या वाटर पोलिनेशन को? तो आपका आंसर होगा विंड पोलिनेशन को। वाटर पोलिनेशन ओनली 30 जेनरा में होता है जो अब तक नॉन प्लांट है। नॉन प्लांट की ओनली 30 जेनरा में ही वाटर पोलिनेशन होता है। सबसे कम पोलिनेशन होने वाला है ये। अब देखो आगे, पोलिनेशन इसमें क्या होगा? पोलिनेशन बाय वाटर। सेकंड लाइन क्या लिखी है? ओनली अबाउट 30 जेनरा शो हाइड्रोफिली। कुछ बात समझाने की है? नहीं है, बट ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको 30 जेनरा ध्यान रखने होंगे, ये आपको पूछा जा सकता है बच्चों। इसके बाद आगे देखो, एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं भूलने जो एनसीईआरटी से है। क्या है? वेलिशनेरिया, हाइड्रीला, मेराइन सी ग्रास, जूस्टेरा आर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिली। क्या क्या एग्जाम्पल याद रखोगे? फर्स्ट एग्जाम्पल है वेलिशनेरिया, सेकंड एग्जाम्पल है हाइड्रीला, थर्ड एग्जाम्पल है सी ग्रास, नाम क्या है? जूस्टेरा। आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों? जो हाइड्रीला है ये फ्रेश वाटर में मिलता है, जो सी ग्रासेस है ये मैराइन वाटर या सी वाटर में मिलेगा आपको। वाटर पोलिनेशन में क्या क्या याद रखोगे? वेलिशनेरिया, हाइड्रीला और सी ग्रासेस या फिर जूस्टेरा। तीनों नाम याद रहेंगे आपको? मैम बिल्कुल रहेंगे। आगे देखो, अब मुझे एक बात बताओ, वाटर पोलिनेशन होता कैसे है? जो प्लांट वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे उसी में तो वाटर पोलिनेशन होगा। जो आपको ये एग्जाम्पल दिखा रखा है बच्चों, ये कौन से प्लांट का है? ये वेलिशनेरिया है। कौन है ये? ये वेलिशनेरिया है बच्चों। ये वेलिशनेरिया का प्लांट है। इसमें पोलिनेशन कैसे होगा? ये यहाँ पे क्या है? मेल प्लांट है। सरफेस पे कौन सा प्लांट है? ये फीमेल प्लांट है। अब पोलिनेशन कैसे होगा? पोलन ग्रेन मेल प्लांट से वाटर की सरफेस पे ऐसे पहुंच जाते हैं, स्विंग करके या फिर तैर के आप बोलो। और वाटर की सरफेस पे कौन प्रेजेंट है? वाटर की सरफेस पे फीमेल प्लांट प्रेजेंट है, और ये पानी के बहाव के साथ फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाएंगे और पोलिनेशन हो जाएगा। ऐसे होता है पोलिनेशन। आपको क्या ध्यान रखना है? वाटर पोलिनेटेड प्लांट कौन कौन से हैं? वेलिशनेरिया है, सी ग्रासेस है, और थर्ड क्या नाम बताया? जूस्टेरा। तीनों नाम ध्यान रहेंगे आपको? मैम बिल्कुल ध्यान रहेंगे। अब इसके आगे देखो, इन वेलिशनेरिया पोलिनेशन इज डन ऑन सरफेस ऑफ वाटर। मैंने यहाँ आपको क्या बताया था? वेलिशनेरिया में पोलिनेशन सरफेस पे तो हो रहा है वाटर की। जो मेल प्लांट है वो लोअर सरफेस पे है, सी वाटर में अंदर है, डेप्थ में है मेल प्लांट, और जो फीमेल प्लांट है या फीमेल फ्लावर है वो सरफेस पे दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा? जो हमारे पोलन ग्रेन्स होंगे वो तैर के वाटर की सरफेस पे ही तो आएंगे और यहाँ पे इसको पोलिनेटेड करेंगे। सही बात है? बिल्कुल मैम बिल्कुल सही है। अब आगे देखो बच्चों, इन सी ग्रासेस लाइक जूस्टेरा एक सी ग्रास है जो मैराइन वाटर में मिलता है। पोलिनेशन इज डन अंडर वाटर। आपको अब ये भी बात ध्यान रखनी है, वाटर की सरफेस पे पोलिनेशन कौन से प्लांट में होगा और वाटर के अंदर किस प्लांट में पोलिनेशन होता है। जूस्टेरा में पोलिनेशन अंडर वाटर होगा। देयर पोलन ग्रेन्स आर रिबन लाइक या फिर हाइड्रोफिली, मतलब जूस्टेरा के पोलन ग्रेन्स रिबन लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। आपसे एमसीक्यू में भी ये भी पूछा जा सकता है, रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स कौन से प्लांट का फीचर है?
ऑप्शन दे देंगे आपको जूस्टेरा, ऑप्शन बी दे देंगे आपको वेलिस्नेरिया, ऑप्शन सी दे देंगे आपको कोई अदर प्लांट का नाम। तो आपको नाम क्या ध्यान रखना है, जूस्टेरा। अंडर वाटर होता है इसमें पोलिनेशन, और दूसरी बात पोलन ग्रेन्स रिबन लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। अब आगे देखो, हाइड्रोफिलस प्लांट पोलन ग्रेन्स हैव म्यूसिलेजिनस शीट फॉर प्रोटेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, जो प्लांट वाटर में रहते हैं या जो प्लांट पानी के अंदर रहते हैं, अगर आप उनको टच करेंगे तो एक म्यूसिलेजिनस या फिर थोड़े चिकने फील होते हैं हमको, वो उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। फील किया है आपने, ये सबने किया होगा बिल्कुल ऐसे ही। और वो रीज़न क्या है, क्वेश्चन तो ये है मेरा कि ऐसा रीज़न क्या होता है, जो वाटर प्लांट होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग पे एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग उनको चढ़ी रहती है ऐसे। रीज़न क्या है इसका, इसका रीज़न है जिससे वो पानी की वजह से डिग्रेड ना करे, पानी की वजह से वो गले ना, वो कवरिंग उन्हें बचा के रखती है उन सब चीज़ों से। इस ऐसे ही पोलन ग्रेन्स को भी क्या है, जो हाइड्रोफिलस प्लांट के पोलन ग्रेन्स होंगे उनके ऊपर भी एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग आपको मिलेगी, जिससे पोलन ग्रेन डैमेज ना हो वाटर की वजह से। समझ में आया, हाइड्रोफिली समझ में आ गया बच्चों आपको। हाइड्रोफिली में आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल में क्या, वेलिस्नेरिया, सेकंड हाइड्रीला, और थर्ड क्या बताया बच्चों मैंने, थर्ड मैंने बताया जूस्टेरा। जूस्टेरा में अंडर वाटर पोलिनेशन होता है और वेलिस्नेरिया में सरफेस पे होता है पोलिनेशन। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, मैम बढ़ जाइए। अब देखो, इन सी ग्रासेस लाइक जूल, ये तो वही लाइन लिखी हुई है वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली आर एक्वेटिक प्लांट्स, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे बच्चों जो वाटर प्लांट्स तो हैं बट उनमें पोलिनेशन बाय वाटर नहीं होता, उनमें पोलिनेशन होता है बाय एयर। ऐसा भी पॉसिबल है। अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत बनाना कि जो वाटर में रहने वाले प्लांट हैं उनमें पोलिनेशन वाटर की हेल्प से होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उनमें पोलिनेशन किसी इंसेक्ट की हेल्प से हो सकता है विंड की हेल्प से हो जाए उनमें पोलिनेशन। एग्जाम्पल उनका साफ यहाँ पे दे रखा है, एक तो वाटर हाइकेंथ हो गया, एक वाटर लिली हो गया, जो एक्वेटिक प्लांट हैं, वाटर में रहने वाले प्लांट हैं, बट इनमें पोलिनेटिंग एजेंट क्या है, इनका पोलिनेटिंग एजेंट है इंसेक्ट। आप एक तो एक्वेटिक प्लांट के नाम याद रखोगे, पोलिनेशन कैसे होता है ये याद रखोगे, और एक्सेप्शन भी ध्यान रखोगे। समझ में आया, वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली, इनमें पोलिनेशन इंसेक्ट की हेल्प से होगा। आगे बढ़ जाऊँ अब मैं, चलो फिर इसके बाद पोलिनेशन बाय एनिमल्स या पोलिनेशन बाय इंसेक्ट हम ये देखेंगे। अब देखो बच्चों, बीज आर द डोमिनेटिंग पोलिनेटिंग एजेंट अमंग एनिमल्स। जो आप बीज देखते हो, मधुमक्खी देखते हो, अपने घर की मक्खी देखते हो, ज़्यादातर पोलिनेशन यही एनिमल्स करते हैं मैक्सिमम। ये किसका यूज़ करते हैं, ये यूवी रेडिएशन का यूज़ करते हैं प्लांट तक पहुंचने के लिए। टू एंश्योर पोलिनेशन एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर एडेप्टेड देमसेल्फ। मतलब क्या हुआ, कुछ प्लांट स्पेसिफिक होते हैं अपने पोलिनेशन के लिए, मतलब कोई एक ऐसा इंसेक्ट होगा वही उनको पोलिनेट कर सकता है, कोई ऐसा एनिमल होगा ओनली पोलिनेशन उसी की हेल्प से होगा, सभी एनिमल उसको पोलिनेट नहीं कर सकते। अब कैसे है, दो एग्जाम्पल हैं, अमोर्फोफिलस और यक्का। अब देखो यहाँ पे वही दे रखा है, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज। पहले तो आप क्या ध्यान रखोगे, जो इंसेक्ट से होने वाले पोलिनेशन है उसके फ्लावर क्या होंगे, लार्ज होंगे, उनमें फ्रेग्रेंस होगी, वो आपको ब्राइट कलर के दिखाई देंगे, वो दूर से ही उनको इंसेक्ट देख सकता हो, ऐसे फीचर्स उनके अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर आपने देखा होगा विंड पोलिनेशन में, वाटर पोलिनेशन में ज़्यादातर फ्लावर इतना ब्राइट कलर के नहीं होते, इतने बड़े फ्लावर नहीं होते। जो इंसेक्ट से पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं या जो एनिमल की हेल्प से पोलिनेशन जिसमें होता है, ओनली वही फ्लावर ब्राइट कलर के दिखाई देंगे, उनका साइज आपको बिगर दिखाई देगा, उनमें फ्रेग्रेंस आपको ज़्यादा दिखाई देगी। ऐसा रीज़न क्यों है, मदर नेचर ने इसलिए किया, अगर यहाँ पे कोई फ्लावर ब्लूम कर रहा है, कोई फूल खिला हुआ है, तो वो इंसेक्ट को दूर से ही दिख जाए, या फिर उसकी स्मेल, उसकी जो फ्रेग्रेंस है उसे वो दूर से ही आ जाए। समझ में आया। अब बट जो विंड पोलिनेशन है, क्या उसमें इन फीचर्स की ज़रूरत है,
क्या उसमें फ्रेग्रेंस की ज़रूरत है? क्योंकि विंड तो एबायोटिक पोलिनेशन है, उसमें ना किसी फ्रेग्रेंस की ज़रूरत है, ना उसमें साइज मैटर करता है कि फ्लावर का कितना बड़ा साइज है, उसकी पेटल किस कलर की है, किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, इसमें नेक्टर भी प्रेजेंट होता है। किसमें? जो इंसेक्ट से पोलिनेशन होने वाले प्लांट होंगे उसमें नेक्टर प्रेजेंट होगा। अब नेक्टर क्या होता है बच्चों? नेक्टर एक शुगरी सब्सटेंस है, लिख देती हूं मैं यहाँ पे नेक्टर। नेक्टर, नेक्टर क्या होता है? नेक्टर एक शुगरी सब्सटेंस है। अब ये क्यों प्रेजेंट होगा? मुझे एक बात बताओ, कोई अगर इंसेक्ट पोलिनेशन कर रहा है तो उसके लिए उसे कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा ना, उसको कुछ लालच देना पड़ेगा, तभी तो इंसेक्ट किसी फ्लावर के पास आएगा। ये एक फूड है, किसके लिए? इंसेक्ट के लिए या फिर बीज के लिए। जो बीज होती हैं वो फ्लावर के पास क्यों जाती हैं? कि उन्हें फूड मिले। अगर उन्हें वहाँ पे खाना ही ना मिले तो बड़ा सा फूल होने का, उसमें फ्रेग्रेंस होने का, एक बार जाएगा इंसेक्ट उसके पास। अगर उसे कुछ रिवॉर्ड नहीं मिला, उसे कोई नेक्टर नहीं मिला, तो सेकंड टाइम क्या वो उसके पास जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो मदर नेचर ने एज अ रिवॉर्ड, एज उन्हें थोड़ा सा लालच देने के लिए, जिससे वो फूड की सर्च में फ्लावर के पास आए और पोलिनेशन पॉसिबल हो सके, उसकी वजह से ये फीचर्स एक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? फ्लावर का साइज लार्ज होगा, कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट होंगे और रिच इन नेक्टर। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? भर भर के नेक्टर प्रेजेंट होगा। नेक्टर मैंने क्या बताया? एक शुगरी सब्सटेंस है, एक शुगरी सब्सटेंस होता है। समझ में आया? मैम आ गया। अब आगे देखो, दे हैव स्टिकी पोलन ग्रेन्स। अब मैंने क्या, जब विंड पोलिनेशन पढ़ा रही थी तब मैंने क्या बोला था? उसमें नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, वो किसी भी सरफेस पे जाके चिपके ना। बट जब आप एनिमल पोलिनेशन या इंसेक्ट पोलिनेशन की बात करोगे, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टिकी पोलन ग्रेन्स मिलेंगे। क्यों? जैसे ही किसी फ्लावर के पास कोई इंसेक्ट आया तो जो ये आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं उसकी बॉडी से ऐसे चिपक जाते हैं, क्योंकि ये स्टिकी नेचर के होंगे। और जैसे ही ये इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वो यहाँ आके जैसे अपने पंख वंख झाड़ेगा तो वो यहाँ पे पोलिनेशन या फिर पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर के ऊपर गिर जाएंगे, इसलिए वो स्टिकी नेचर के बनाए गए। अब देखो क्या बोला इन्होंने? दे आर स्टिकी पोलन ग्रेन्स टू एडहेयर टू एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी की सरफेस पे चिपकने के लिए वो स्टिकी नेचर के होंगे। अब आगे बढ़ो बच्चों, अब आगे देखते हैं हम एनिमल पोलिनेशन में सर्टेन रिवार्ड्स टू पोलिनेटर्स। अब मैंने जो रिवॉर्ड की आपको बात की ना, मैंने ओनली नेक्टर बताया कि नेक्टर एक शुगरी सब्सटेंस है जो इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को एज अ फूड दिया जाता है। बट ओनली नेक्टर ही नहीं है, सेकंड थिंग ये है बच्चों, जैसे जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा उसके लिए एक तो नेक्टर फूड प्रेजेंट है यहाँ पे, अपने एग को लेज करने के लिए, अपने अंडों के लिए वो अपने यहाँ पे एग लेइंग भी कर सकता है फ्लावर के अंदर। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे बच्चों। अब देखो यहाँ पे नेक्टर आर पोलन ग्रेन्स एज फूड। नेक्टर का यूज करता है वो एज अ फूड। सेकेंड थिंग, प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। अपने एग लेइंग के लिए भी एक सेफ प्लेस प्रोवाइड कराता है प्लांट उसको। दो रिवार्ड हो गए। एग्जाम्पल इसका क्या है? अमोर्फोफिलस एंड यक्का। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। जो अमोर्फोफिलस और यक्का प्लांट का रिलेशनशिप है ये कुछ ऐसा ही है। फिर कभी ज़्यादा टाइम होगा तब अच्छे से समझाऊंगी ये रिलेशनशिप कैसे है। अभी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अमोर्फोफिलस एंड यक्का दोनों का रिलेशन ऐसा ही है, थोड़ा सा यहाँ पे बता रखा है वो मैं बोल दूंगी आपको। देखो, अमोर्फोफिलस एक टोलस फ्लावर प्रोवाइड स्पेस इनसाइड द फ्लावर टू ले एग्स ऑफ इट्स पोलिनेटिंग एजेंट। क्या बोला इन्होंने? जो आपने सुना होगा अमोर्फोफिलस एक टोलेस्ट प्लांट है या टोलेस्ट फ्लावर है। आपको ये अच्छे से दिमाग में रखना होगा क्योंकि आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि टोलेस्ट फ्लावर कौन सा है। वो है अमोर्फोफिलस। अब ये फ्लावर इतना बड़ा होता है कि एक
अच्छे से स्पेस प्रोवाइड कराता है इंसेक्ट को कि वहाँ पे अपने एग को ले कर सके, नेक्टर प्रोवाइड कराता है जिससे उसको फूड मिल सके, मतलब एज अ होम, उसे एक होम की तरह वो यूज़ कर सके उस स्पेस को। अब आगे बढ़ो बच्चों। यक्का प्लांट एंड मोथ नीड ईच अदर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। अब ये जो रिलेशनशिप है यक्का प्लांट की और मोथ की, मोथ इनमें कैसे होगा देखो, बिना यक्का प्लांट के मोथ सरवाइव नहीं कर सकता, अब बिना मोथ के यक्का प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता इस अर्थ पे। ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कंप्लीटली। मतलब अगर हमारे इन्वायरमेंट से मोथ की स्पीसीज खत्म हो गई तो इनडायरेक्टली यक्का प्लांट भी नहीं रहेगा। अब ऐसा रीज़न क्या है मैम, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि यक्का प्लांट में पोलिनेटर मोथ है। जो मोथ इंसेक्ट है ये यक्का प्लांट में पोलिनेशन की तरह काम करता है और कोई इंसेक्ट इसकी जगह वो काम नहीं कर सकता। यक्का प्लांट के फीचर्स इसी तरीके से डेवलप हुए हैं कि उसे मोथ ही पोलिनेशन कर सकता है बस। और सेकंड थिंग, मोथ के लिए यक्का प्लांट एग लेइंग के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है, उसके लिए नेक्टर प्रोवाइड कराता है, ये सब चीज़ें। ये दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है, ये स्पीसीज नेचर में जब इनका इवोल्यूशन हुआ तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रही हैं, धीरे धीरे एक दूसरे पे इवोल्यूशन में एक ने कुछ फीचर डेवलप किए, मोथ ने उसे देख देख के कुछ फीचर्स अपने डेवलप कर लिए। इवोल्यूशन में ऐसे ही होता है बच्चों। आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल क्या है, अमोर्फोफिलस। अमोर्फोफिलस एक टोलेस्ट प्लांट है जो नेक्टर प्रोवाइड कराता है और एग लेइंग के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है। सेकेंड है आपका यक्का प्लांट और मोथ का रिलेशनशिप, ये भी एक दूसरे को, यक्का क्या प्रोवाइड कराएगा, उसको प्लेस प्रोवाइड कराएगा, और सेकेंड थिंग क्या है बच्चों, नेक्टर प्रोवाइड कराएगा, फूड प्रोवाइड कराएगा, और मोथ रिजल्टिंग में उसको क्या कर देगा, उसका पोलिनेशन में उसकी हेल्प करेगा। अब आगे देखो, मोथ ले एग इन लोक्यूल ऑफ ओवरी एंड फ्लावर गेट पोलिनेटेड इन दिस एक्ट। इसने क्या बोला, मोथ उसको पोलिनेटेड करेगा और यक्का प्लांट उसको क्या स्पेस प्रोवाइड करेगा, एग लेइंग के। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, देखो बच्चों, दीज आर द डिवाइसेस प्रेजेंट इन प्लांट टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होंगी जिससे सेल्फ पोलिनेशन को रोका जा सके। मदर नेचर ने ऐसे बहुत सारे फीचर्स प्लांट एनिमल में डेवलप किए जिससे उनमें सेल्फ या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो और प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन ना हो। उन सब डिवाइसेस को क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बोलेंगे। अब आगे देखो, अब अगर सेल्फ पोलिनेशन होता रहा तो क्या होगा, कल भी बताया था मैंने आपको, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, डाइवर्सिटी क्रिएट नहीं होगी हमारी अर्थ पे। अलग अलग टाइप के जो हम डाइवर्सिटी देखते हैं, स्पीसीज की अलग अलग टाइप देखते हैं, वो सब हमें नहीं देखने को मिलेगा। देखो, कंटिन्यूअस सेल्फ फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इनटू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन और एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर। क्या बोला इन्होंने, एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर। जो कैरेक्टर रिसेसिव फॉर्म में है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इन ब्रीडिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन से वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। क्या आप समझते हो, रिसेसिव कैरेक्टर, डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन से होंगे? पी प्लांट में जब मेंडल ने वर्क किया था, उसने 7 पेयर कैरेक्टर के ऊपर काम किया था, उसमें 7 रिसेसिव थे और 7 डोमिनेटिंग थे। क्या आपको ध्यान है ये, बताओ रिसेसिव कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर होंगे? जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर आप मान लो एक टोलनेस का कैरेक्टर है और एक ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है, तो जनरली क्या होता है, जो टोलनेस है वो डोमिनेटिंग होती है और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा होगा, ड्वार्फनेस होती है, जो उसने पी प्लांट में किया था। जब धीरे धीरे सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारी जो रिसेसिव कैरेक्टर है हमें अपने आप को शो करना शुरू कर देंगे। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, जब इवोल्यूशन देखेंगे बच्चों। कल भी मैंने इसी चीज़ के बारे में बात की थी बहुत देर तक। चलो अब आगे बढ़ जाती हूँ मैं। आगे है
सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन सी है? फर्स्ट डिवाइस है डाइकोगेमी। आपको टर्म थोड़े अजीब लगेंगे बट इन्हें ध्यान रखना है आपको अच्छे से। ओके, अब देखो डाइकोगेमी क्या है लिखा, डाइकोगेमी नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा मैच्योरिटी इन फ्लावर। मतलब क्या बोला, एक फ्लावर में मेल गैमिटोफाइट भी प्रेजेंट है, फीमेल गैमिटोफाइट भी प्रेजेंट है, बट उनमें सेल्फ पोलिनेशन रोकने के लिए मदर नेचर ने क्या किया बच्चों, उनमें सिंक्रोनाइजेशन होने से रोक दिया। मतलब जैसे ये एक फ्लावर है, ये क्या है, पिस्टिल है, और ये है स्टेमिन। इनका मैचुरेशन जो टाइम होगा वो चेंज कर दिया। मतलब जिस टाइम पे हमारी पिस्टिल मैच्योर है उस टाइम पे हमारा एंथर मैच्योर नहीं हुआ। जब एक ही चीज मैच्योर है, क्या यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। टाइमिंग चेंज कर दी, उनमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहा। नॉर्मली अगर सेल्फ पोलिनेशन चाहिए तो क्या होना चाहिए, एक टाइम पे दोनों मैच्योर होने चाहिए, एक टाइम पे। जैसे ही यहाँ पे ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा, जैसे ही ओवरी में ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ, ऐसे ही एंथर से पोलन ग्रेन मैच्योर होके यहाँ तक आने चाहिए, तभी तो सेल्फ पोलिनेशन होगा। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। हो सकता है ओव्यूल में, ओवरी में ओव्यूल पहले मैच्योर हो गया और पोलिनेशन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा बच्चों, कहीं बाहर से पोलन ग्रेन आएगा और उससे ही फर्टिलाइजेशन होगा। ये तो किसका हो गया, डाइकोगेमी। क्या आपको डाइकोगेमी समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। अभी इसके बाद आगे देखो हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में देखते हैं द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस एट डिफरेंट लेवल। मतलब क्या हुआ, एक ही प्लांट में दोनों ही पिस्टिल भी प्रेजेंट है और हमारा स्टेमिन भी प्रेजेंट है, बट अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, एक दूसरे से उनकी रीच नहीं है। मानो आपको ऐसे समझा सकती हूँ मैं इसको, ये हमारा प्लांट है, यहाँ पे तो फीमेल फ्लावर है और यहाँ पे मेल फ्लावर है, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हो गया। और यहाँ पे पोलिनेशन बाहर से हो सकता है फीमेल प्लांट में, और यहाँ पे क्या होगा, जो पोलन ग्रेन बने वो कहीं इधर जा सकते हैं। तो हेट्रोस्टाइली में क्या होगा बच्चों, हेट्रोस्टाइली में उनका प्लेस डिफरेंट हो जाएगा। मतलब जो उनका उनकी जो लोकेशन है प्लांट में वो अलग अलग जगहों पे है। समझ में आया ये? मैम समझ में आ गया। थर्ड है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब कुछ केमिकल चेंजेस मदर नेचर ने ऐसे किए कि अगर सेल्फ पोलिनेशन हो भी गया तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अपने ही प्लांट का अगर पोलन ग्रेन है तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा ओव्यूल को। अगर सेम 100% एक दूसरे से सेम जीनोम है तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ये होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज जेनेटिक मैकेनिज्म इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टाइल इन ऑटोगैमी। क्या बोला, अगर उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन है जो स्टिग्मा पे आया है तो कुछ केमिकल डायलेक्ट नहीं होगा, या फिर कुछ उसने क्या बोला, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, जीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए जिससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही ना हो। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? सही बात है ना मैम? बिल्कुल सही है। इसे कहेंगे हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या समझ में आया आपको? मैम समझ में आ गया। हमने डाइकोगैमी देख लिया, हेट्रोस्टाइली देख लिया, उसके बाद सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी पढ़ लिया हमने। उसके बाद डायोसिज्म। डायोसिज्म में क्या होगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। डाइसिज्म में क्या होगा, जो मेल एंड फीमेल फ्लावर हैं वो डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है। ये तो बहुत नॉर्मल सा चेंज हो गया जो हम जनरली हमें जनरली देखने को मिलता है बाबू। अलग अलग प्लांट में हम क्या देखेंगे, हमें डाइसिज्म तो देखने को मिलेगा।
मेल प्लांट अलग हो गया, फीमेल प्लांट अलग हो गया, उनका दोनों का जीनोम अलग अलग होगा, सीधी सी बात है, उसे कहेंगे डाइसिज्म। हमें कुछ नए टर्म क्या मिले, हमें एक नया टर्म मिला डाइकोगैमी, दूसरा नया टर्म क्या मिला हमें, हेट्रोस्टाइली, और थर्ड नया टर्म क्या मिला हमें, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जो आपको ये बायोलॉजी के टर्म दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ जाऊं मैं। इसके बाद मोनोशियस प्लांट, कुछ लाइन लिखी हुई है जो आप नोट लगा के लिख लो, क्योंकि एमसीक्यू में ये काम आ सकती है, इसलिए मैंने ये लिखी है यहाँ पे। मोनोसियस प्लांट कैन प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जियोटोनोगैमी। अब आपको जियोटोनोगैमी, जीनोगैमी जो मैंने कल पढ़ाया था वो अब तक याद है या नहीं? पहला तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, जियोटोनोगैमी क्या होता है? मैंने क्या बताया था, प्लांट सेम होगा बट फ्लावर डिफरेंट होंगे जियोटोनोगैमी में। जीनोगैमी में क्या था, प्लांट भी डिफरेंट और फ्लावर भी डिफरेंट, उसमें पोलिनेशन होगा, ठीक है। अगर आप मोनोशियस प्लांट की बात करो, मोनोशियस प्लांट का कौन से होंगे, मोनोशियस प्लांट होते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। मैं दोनों टर्म लिख देती हूँ, मोनोशियस प्लांट बोलो या फिर आप उसको बाइसेक्सुअल प्लांट बोलो। मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब हो गया उस प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है। एक ही प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। तो आगे समझो, कैन प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जियोटोनोगैमी। इसमें क्या बोला, जो मोनोशियस प्लांट होगा वो ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर सकता है। मतलब ऑटोगैमी को कैसे प्रिवेंट कर सकता है, इस प्लांट के अंदर मान लो मोनोशियस प्लांट के अंदर क्या हो सकता है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों प्रेजेंट हो, एक तो ये हो सकता है मोनोशियस प्लांट में, और दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, मोनोशियस प्लांट में ये भी हो सकता है कि एक फ्लावर फीमेल का हो और दूसरा फ्लावर मेल का हो, ये चीज भी पॉसिबल है। तो क्या हो सकता है बच्चों, जो मोनोशियस प्लांट है वो ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब ऑटोगैमी तो पॉसिबल है, हो सकता है कि उसमें ना हो, बट वो जियोटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकता। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। मैं आपको बता रही हूँ, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक बार अच्छे से समझ लो इस चीज़ को। क्या बोला इन्होंने, मोनोशियस प्लांट ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं बट जियोटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। बट आप जब डायोशियस प्लांट की बात करोगे, डायोशियस प्लांट यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, मतलब एक फीमेल प्लांट होगा एक मेल प्लांट होगा, वो ऑटोगैमी जियोटोनोगैमी उस सबको प्रिवेंट कर सकता है। देखो यहाँ पे, कैन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जियोटोनोगैमी। समझ में आया? अब एग्जांपल देखो, कैस्टर एंड मेज आर मोनोशियस या फिर बाइसेक्सुअल प्लांट। कौन सा बच्चों, कैस्टर और मेज कैसे प्लांट है, मोनोशियस या बाइसेक्सुअल प्लांट है। ध्यान रहेगा आपको? मैम बिल्कुल ध्यान रहेगा। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलो मैं आगे बढ़ जाऊं अब। देखो, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, हमारी अगली हेडिंग क्या है, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पेन सही दिख रहा है ना ये? हाँ ये वाला सही है। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में पहले मुझे बताओ, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन से आप क्या समझ रहे हो? पोलन ग्रेन और पिस्टिल का इंट्रैक्शन, मतलब मैं आपको मतलब अभी समझा देते हैं। ये हमारी पिस्टिल है, बिल्कुल दिख रही है हमारा, ये मैं अलग कलर से बना देती हूँ, पोलन ग्रेन। ये हमारा पोलन ग्रेन है मैम, बिल्कुल है। अब पोलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर होगा, पिस्टिल के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा। कहाँ पे ट्रांसफर होगा? ये पिस्टिल के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद वो क्या करेगा, स्टिग्मा और पिस्टिल दोनों एक दूसरे के साथ, सॉरी स्टिग्मा और आपका पोलन ग्रेन एक दूसरे के साथ कुछ बातचीत करेंगे, मतलब कम्युनिकेशन करेंगे, पर वो कम्युनिकेशन बोल के नहीं होगा, वो कम्युनिकेशन केमिकल्स की हेल्प से होगा। कैसे? कुछ हमारी जो स्टिग्मा है ये कुछ केमिकल रिलीज करेगी, उसके बदले में हमारा पोलन ग्रेन कुछ केमिकल रिलीज करेगा। अगर उन दोनों के केमिकल्स मैच हुए
तभी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। समझे? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होगा? वो अगर वो टेस्ट करती है, मतलब जैसे हमारे घर के गेट पे कोई आ जाए मेहमान, हम उनसे पूछते हैं ना, अगर हम नहीं जानते उसे, हम उसे पूछेंगे भाई आप कौन हो, कैसे जानते हो, क्यों आए हो, क्या पर्पस है, ये सब चीज़ें पूछेंगे तभी तो अंदर आने देंगे ना। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके बैठा पिस्टिल के, वो उससे कुछ कम्युनिकेशन करेगी। अगर वो गेस्ट हुआ, उसके बाद क्या करते हैं हम, उसे चाय पानी पूछते हैं, उसे ऑफर करते हैं कुछ चीज़ें, बिस्किट वगैरह। तो सीधी सी बात है, अगर ये हम उसी की स्पीसीज़ का, जिस प्लांट की हम बात कर रहे हैं, मान लो ये रोज़ है, सॉरी, मान लो ये रोज़ का प्लांट है, अगर ये हुआ कि ये रोज़ का ही पोलन ग्रेन है, तो क्या होगा बच्चों, इसे कोई चीज़ ऑफर की जाएंगी अपने घर में एंट्री के लिए, तो ये अपने आप में इसका साइज बढ़ने लगता है, मतलब कुछ केमिकल रिलीज करेगी पिस्टिल, उसे पोलन ग्रेन क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, उसकी वजह से वो अपना साइज बढ़ाने लगता है। और जैसे उसका साइज बढ़ेगा, मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट है जर्म पोर। क्या प्रेजेंट है, जर्म पोर, और जर्म पोर से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। जर्म पोर से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होगा, जर्म पोर के थ्रू वो पोलन ग्रेन से बाहर निकलेगी। समझ में आया? और डायरेक्शन कैसे होगी इसकी, ये देखो, अब डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी इसकी बच्चों, ये अगर देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे होगी, मान लो ये क्या है, हमारा पोलन ग्रेन है, किसी एक जर्म पोर से ऐसे पोलन ट्यूब निकलेगी और ये जाएगी ऐसे ऐसे। क्या ये बात सही है? मैम बिल्कुल सही है। अब एक बार ये देख लो यहाँ पे बच्चों, ऑल इवेंट्स फ्रॉम लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा अंटिल द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। मतलब क्या, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में कौन कौन से इवेंट आएंगे, जो पोलन ग्रेन लैंड हुआ स्टिग्मा पे, क्या बोला इन्होंने, लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा अंटिल द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। पोलन ग्रेन की एंट्री, पोलन ग्रेन का लैंडिंग ऑन स्टिग्मा और पोलन ट्यूब की एंट्री ऑन एम्ब्रियो सैक, जितने भी सारे इवेंट इनके बीच में आएंगे वो कहाँ बोले जाएंगे, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे। अब आगे देखो, और पोलन इनहिबिशन इन केस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, अगर इनकम्पैटिबल है, वो उसी स्पीसीज का पोलन ग्रेन नहीं है, तो वो भी इसी के अंदर पढ़ेंगे हम। क्या बोला, और पोलन इनहिबिशन इन केस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी कम अंडर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या आपको ये लाइन समझ में आई बच्चों? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर हम कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे ही पोलन ग्रेन की लैंडिंग हुई ऑन स्टिग्मा और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होके वो कहाँ तक जाएगी, वो एम्ब्रियो सैक तक जाएगी, वो सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर। अब इसके बाद आगे देखो, पिस्टिल एंड पोलन ग्रेन हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब क्या बोला इन्होंने, पिस्टिल और पोलन ग्रेन में इतनी एबिलिटी होती है कि वो ये चेक कर सके कि ये सही पोलन ग्रेन है, ये सही पिस्टिल है या नहीं। केमिकल की हेल्प से वो एक दूसरे को जानते हैं। अब देखो, दिस इंटरेक्शन इज मेडिकेटेड थ्रू केमिकल्स। मैंने यही बोला था ना, हम अगर बोल के बात कर रहे हैं, पोलन ग्रेन और पिस्टिल केमिकल्स की हेल्प से बात करती हैं। अगर उनके केमिकल्स सेम हुए तो अंदर एंट्री करने देगी उसको, वो उसी स्पीसीज का पोलन ग्रेन है। इन केस ऑफ कंपैटिबिलिटी पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। क्या बोला इन्होंने, अगर पोलन ग्रेन कंपैटिबल है तो वो जर्मिनेट करेगा उस पर, एंड पोलन ट्यूब इमर्ज फ्रॉम पोर। जो मैंने जर्म पोर बताया था, वहां से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया बच्चों? मैम आ गया समझ में? इफ पोलन ग्रेन शेड एट 2 सेल स्टेज, मैंने आपको क्या बताया था, पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में भी शेड होगा, 3 सेल स्टेज में भी शेड हो सकता है। बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन शेड एट 2 सेल स्टेज, द जनरेटिव न्यूक्लियस
डिवाइडेड इनसाइड पोलन ट्यूब एंड 2 मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। इन्होंने देखो क्या बोला बच्चों, देखो एक मिनट रुको, मैं अभी आई। देखो बच्चों, हम कहाँ पढ़ रहे थे, अगर पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में शेड हुआ, मैंने क्या बताया था, पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में भी शेड हो सकता है और 3 सेल्ड स्टेज में भी। 2 सेल स्टेज कौन सी होगी, जब जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल होगी। 3 सेल स्टेज कौन सी होगी, एक वेजिटेटिव सेल होगी और 2 मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, 3 सेल्ड स्टेज बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, 60% जो प्लांट्स होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं और ओनली 40% प्लांट्स ऐसे होंगे जो 3 सेल्ड स्टेज में शेड होंगे। ये बात मैं कल कर चुकी थी, आज बिल्कुल नहीं करूँगी। अब आगे बढ़ो, आगे है बच्चों, जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करेगी ओव्यूल के अंदर या एम्ब्रियो सैक के अंदर थ्रू माइक्रोपाइल एंड, कल मैंने आपको चलाजल एंड बताया था, माइक्रोपाइलर एंड बताया था। पोलन ट्यूब की एंट्री कौन से एंड से होगी, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से होगी। समझ में आई बात, मैं बिल्कुल समझ में आ गई। अब आगे बोलो, देखो बच्चों, इनसाइड ओव्यूल फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ सिनर्जिड सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। मैंने आपको कल क्या बताया था, आपको याद हो, मैं एक बार रिवाइज फिर भी करा देती हूँ। ये मैंने आपका ओव्यूल बनाया था, 3 एंटीपोडल सेल बताई थी, किस साइड, चलाजल एंड की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 सिनर्जिड सेल बनाई थी और एक एग सेल बनाई थी, सही बात है। सिनर्जिड सेल में मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बताया था आपको कल। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम क्या था, फिलीफॉर्म एपरेटस, यही था ना फिलीफॉर्म एपरेटस। और इसका फंक्शन कल क्या बताया था, फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन है पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देना, पोलन ट्यूब की एंट्री को माइक्रोपाइलर एंड की तरफ लेके आना। देखो यहाँ पे वही चीज दे रखी है या नहीं, फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ सिनर्जिड सेल गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। क्या बोला इन्होंने, फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है पोलन ट्यूब को कि तुम्हें किस डायरेक्शन में आना है। इसका फंक्शन अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है बच्चों। अब आगे देखो, पोलन जर्मिनेशन कैन बी सीन इन अ ड्रॉप ऑफ 10% शुगर सब्सटेंस। इन्होंने आगे क्या बोला, अगर आपको पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन करना है, मतलब पोलन ग्रेन जो जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना है, आप इसे लैब में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, 10% शुगर सॉल्यूशन लेना है, उसके अंदर आपको पोलन ग्रेन को डालना है, थोड़े टाइम के बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो, इन अ ड्रॉप ऑफ 10% शुगर सॉल्यूशन, इसे आप हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी बोलते हो। इसमें 10% शुगर का सॉल्यूशन लोगे आप एक बीकर में और उसके अंदर आप पोलन ग्रेन्स को डाल दोगे और थोड़े टाइम के बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाएंगे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन आपको इसलिए पढ़ा दी मैंने। एमसीक्यू हो भी सकता है बन जाए और ना भी बने, ऐसी कोई हार्ड फास्ट रूल तो यहाँ पे है नहीं बच्चों। अब आगे देखो, यहाँ पे पोलन ट्यूब की एंट्री दिखाई है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होगा। ये पोलन ग्रेन है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, स्टिग्मा पे सिचुएटेड है, इसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ और पोलन ट्यूब की एंट्री कौन से एंड से होगी, माइक्रोपाइलर एंड से होगी। डायरेक्शन कौन देगा, फिलीफॉर्म एपरेटस देगा। और कहाँ से होगी बच्चों, ये सिनर्जिड सेल से ऐसे एंट्री करेगा। कैसे एंट्री होगी, पोलन ट्यूब ऐसे एंटर करेगी यहाँ से। और फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट हैं। कौन प्रेजेंट है, 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट है। एक एग सेल तो यहाँ रही और 2 पोलर न्यूक्लियाई, यही तो 2 चीजें प्रेजेंट है।
फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंटीपोडल सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिनका आगे कोई काम नहीं है। ओनली 3 सेल्स या 3 न्यूक्लियस ही काम आएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 एग सेल। इनके साथ फर्टिलाइजेशन होता है 2 मेल गैमीट्स का। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा अभी देखेंगे हम। इसके बाद उस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, अभी देखेंगे, शांति रखो। अब आपको ये समझ में आ गया क्या पोलन फिस्टल इंटरेक्शन? पोलन फिस्टल इंटरेक्शन में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, इसमें ये था कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा और उसकी एंट्री इन एम्ब्रियो सैक, मतलब कहाँ से कहाँ तक उसकी लैंडिंग, जैसी उसकी लैंडिंग होगी स्टिग्मा पे और उसकी एंट्री होगी एम्ब्रियो सैक में, वो सब के सब फीचर्स या सब के सब इवेंट्स हम किसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों? ये हम पढ़ेंगे पोलन फिस्टल इंटरेक्शन के अंदर। क्या आपको समझ में आया? अगर पोलन ग्रेन कंपैटिबल है तभी वो जर्मिनेट करेगा, और अगर वो इनकम्पैटिबल है तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। बच्चों समझ में आ गया? मैम समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाऊं मैं? मैम बढ़ जाइए। इसके बाद है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या आपने ये चीज़ पहले सुनी है? हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ होता है? थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस है ये। क्या आपने चीज़ें देखी हैं पहले? पढ़ा होगा आपने, 12th करके आ चुके हो। क्या आप मुझे बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है? देखो बच्चों, क्रॉसिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीसीज हाइब्रिड इंडिविजुअल विद डिज़ायरेबल कैरेक्टर। इसमें कैसे होगा, हमें कोई डिज़ायरेबल कैरेक्टर चाहिए किसी प्लांट से। समझाती हूँ। मेरे पास एक प्लांट है जो क्या है बच्चों? जो टॉल प्लांट है। दूसरा प्लांट कौन सा है? दूसरा प्लांट है मेरे पास ड्वार्फ। एक छोटा प्लांट है, एक लंबा प्लांट है। मुझे क्या चाहिए? डोमिनेटिंग कैरेक्टर है टॉल प्लांट का, ड्वार्फ कैरेक्टर एक शॉर्ट प्लांट का, वो इतना डोमिनेटिंग कैरेक्टर नहीं है। मुझे ऐसी स्पीसीज चाहिए जिसके अंदर कैरेक्टर हो कि वो लेंथ में उसकी हाइट अच्छी हो, उसके जो फ्रूट बने वो भी अच्छे बने। मान लो इसका फीचर है ये टॉल है, बट जो उसका फ्रूट है ना, फ्रूट क्वालिटी, इसके अंदर प्रोटीन किसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट है? ड्वार्फ प्लांट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे बच्चों? इनके बीच में क्रॉस करा दो। क्रॉस कैसे होगा? क्रॉस ऐसे कोई पॉसिबल नहीं है, कुछ इसमें टेक्निक होती है। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, क्या आपने पहले पढ़ रखी हैं? इमैस्कुलेशन क्या होगा, बैगिंग क्या होगा? अब देखो, अगर आपके किसी फ्लावर में पिस्टिल भी प्रेजेंट है और आपका स्टैमिन भी प्रेजेंट है, दोनों चीज़ें प्रेजेंट है बच्चों, स्टैमिन और पिस्टिल, मैम बिल्कुल प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है? इमैस्कुलेशन करना है। अगर ये दोनों के दोनों प्रेजेंट रहे, मेल गैमेटोफाइट भी, फीमेल गैमेटोफाइट भी, तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। और आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्रॉस पोलिनेशन कराना है, तो आप इमैस्कुलेट कर दोगे दोनों एंथर को, मतलब आप इन्हें काट के अलग कर दोगे पिस्टिल से या फ्लावर से। तो अब क्या होगा? अब आपके पास प्लांट कुछ ऐसा दिखाई देगा, फ्लावर कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इमैस्कुलेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एंथर। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको करनी पड़ेगी बैगिंग। बैगिंग कैसे? आपको अपने पिस्टिल को बचा के रखना है पोलिनेशन से, अनवांटेड पोलिनेशन से। हमें आर्टिफिशियल पोलिनेशन करना है, हमें अपनी ज़रूरत का पोलन ग्रेन अपनी अलग स्पीसीज से लेके आना है, उससे हम इसको पोलिनेट करेंगे। तो सीधी सी बात है, कोई और स्पीसीज से ये पोलिनेट ना हो जाए, इससे बचाना है हमें। इसलिए हमारा दूसरा प्रोसेस क्या है इसमें? दूसरा इवेंट आएगा इसमें बैगिंग। बैगिंग में क्या होगा बच्चों? बैगिंग में होगा, देखो, फ्लावर कवर किया जाएगा किसी पेपर से, किसी पॉलीथीन से। बैग मेड अप ऑफ बटर प्रिवेंट, मतलब ये बटर पेपर का बना हुआ होता है, उसमें एयर इजीली पास हो जाती है, बट पोलन ग्रेन नहीं पहुंच पाएगा प्लांट तक। सन की रेज पहुंच जाएंगी, इजीली एयर पहुंच जाएगी फ्लावर तक, बट क्या नहीं पहुंच पाएगा उस तक कोई भी पोलन ग्रेन नहीं पहुंच पाएगा। अनवांटेड, प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पोलन ग्रेन।
क्या बोला इन्होंने, अनवांटेड पोलन ग्रेन से अपने स्टिग्मा को हमें बचा के रखना है, इसलिए उसकी बैगिंग की जाती है। अब आगे देखो, बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी मैच्योर पोलन ग्रेन, वो क्या करेगा, बैग्ड फ्लावर को मैच्योर पोलन ग्रेन से हम पोलिनेट करके अपना डिजायरेबल कैरेक्टर वाला प्लांट पा सकते हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या बच्चों आपको समझ में आया क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आया? आगे बढ़ जाऊं मैं? अगर नहीं समझ में आया आप डाउट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझा दूंगी। इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।